सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। ये चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है और समझ में थोड़ा कम आता है, तो इसीलिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक फैंटास्टिक वीडियो जिससे कि आपको इसके सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो क्योंकि हमारे पास पीरियोडिक एलिमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट 118 टू 19 एलिमेंट्स हैं, तो आप सिर्फ कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं, क्या स्पेशलिटी है इसके अंदर? द फर्स्ट रीजन बीइंग 4 वैलेंसी। सो व्हाट डू दीज 4 वैलेंसीज डू? ये जो 4 वैलेंसी है कार्बन की, किसी एलिमेंट के पास अगर एक वैलेंसी है यानी कि उसको एक एलिमेंट की एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जबकि इसका क्या है कि अगर 4 वैलेंसी है, इसको मतलब है कि इसको 4 वैलेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो क्योंकि इसके लिए इक्वल हो जाएगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन चाहे ले या अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो दोनों वेज में इसको जो एनर्जी है वो ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो एक सॉल्यूशन जो बन जाता है हमारा कार्बन के लिए वो है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होते हैं, ना तो कोई एलिमेंट उसको परमानेंटली गेन करेगा और ना ही परमानेंटली उसको डोनेट करेगा। तो होगा क्या, सिर्फ शेयरिंग हो जाएगी दोनों के बीच में। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपए हैं और मेरे पास 3 रुपए हैं और हम दोनों को चिप्स खाने हैं, तो ना तो अकेले आप ले पाएंगे ना मैं ले पाऊंगा। और अगर हम क्या करते हैं कि उन दोनों पैसों को क्या कर लें, कंबाइन कर लें और उनसे चिप्स का पैकेट ले आए, तो हम दोनों का काम पूरा हो जाएगा, हम चिप्स खा पाएंगे। तो द सेम इज द वे यहाँ पर भी क्या है कि अपना ऑक्टेट पूरे करने के लिए कार्बन क्या करता है, किसी भी एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिससे कि उस एलिमेंट का भी ऑक्टेट पूरा हो जाता है और कार्बन का भी। जनरली कार्बन की सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी हाइड्रोजन के साथ, जिसको आप हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं वो। और दूसरा रीजन है कि इसी 4 वैलेंसी की वजह से क्या कर सकता है, 4 डिफरेंट एलिमेंट के साथ अटैच हो सकता है। तो यानी कि इतने सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बन जाएंगे जब 4 अलग अलग एलिमेंट एक साथ अटैच हो पाएंगे, तो इतनी बड़ी वैरायटी बन जाएगी कंपाउंड्स की, which will be noticeable. Along with that, the second point is catenation. Catenation means property of making self chains. What does this means? इसका मतलब है कि कार्बन जो है खुद की इतनी बड़ी बड़ी चेन्स बना सकता है। कार्बन की इतनी लंबी चेन्स हो सकती हैं, 10, 15, 20, 50, 60 कार्बन इवन एक साथ अटैच हो सकते हैं, जिससे बड़ी बड़ी चेन्स बन जाएंगी और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसकी वजह से कि एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बन जाएगी। और उसको पढ़ने के लिए आपने जनरली इस चैप्टर को डिफरेंशिएट किया है कार्बन के लिए सिर्फ, के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये 2 प्रॉपर्टी है मेन जिसके आप बात करेंगे, जिसके बारे में, कि इसीलिए हम कार्बन के रिगार्डिंग ज्यादा पढ़ते हैं। तो अब कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो जो है 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। वो कैटेगरीज में आपको बता देता हूं। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि चैप्टर आपका ज्यादातर बात करेगा हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के ऊपर। तो एक टाइप के एलिमेंट्स होंगे, फर्स्ट टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे वो होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब कि जिनके अंदर सिंगल बॉन्डिंग मिलती है, सिंगल बॉन्ड। और सेकंड वन बीइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड क्यों है? सैचुरेटेड मतलब स्टेबल आप एक तरह से कह सकते हैं। तो इनका क्या है कि सारी बॉन्डिंग जो है वो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो क्योंकि इनके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये नेचर के अंदर ज्यादा स्टेबल आपको मिलते हैं, स्टेबल ज्यादा होते हैं। While talking about the unsaturated hydrocarbons, इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर इनको दूसरा एलिमेंट मिल जाता है तो ये तुरंत ही अपनी डबल बॉन्डिंग तोड़कर और सिंगल बॉन्ड्स बना लेंगे, ताकि ये क्या हो जाए, ज्यादा स्टेबल हो जाए, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी स्टेबल। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं इसकी एक ही कैटेगरी है एल्केन्स। अब ये एल्केन जो है, इससे हमें 2 चीजें पता चलती है। द फर्स्ट वन इज द सफिक्स। इसका जो सफिक्स है ANE, ये सफिक्स ANE जो है, ये सफिक्स हम यूज करेंगे हर उस कंपाउंड के साथ जो इस क्लास से बिलोंग करता होगा। और इसका जनरल फॉर्मूला है
CnH2n प्लस 2, CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड जो है मेरे पास, इसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज एल्कीन्स एंड द सेकेंड वन आर एल्काइंस। अब सिमिलर टू एल्केन्स, इनके भी सफिक्स क्या होंगे, इसका सफिक्स इन होगा, यानी कि जो भी कंपाउंड इस क्लास से बिलोंग करेगा उसके बाद सफिक्स ENE लगाया जाएगा। इसके फॉर्मूला की बात करूं, जनरल फॉर्मूला, तो CnH2n। ठीक है। अभी द थर्ड वन इज सफिक्स इज आइन, द लास्ट थ्री वर्ड्स। और इसका जो है फॉर्मूला की अगर बात करता हूं तो CnH2n-2। ये आपके जनरल फॉर्मूलाज और ये तीन क्लासेस हो जाती हैं। तो सबसे पहले हैं एल्केन्स। एल्केन के अंदर क्या होगा, सारी सिंगल बॉन्डिंग मिलेंगी। अब जनरल फॉर्मूला ये है, मान लीजिए मैं n की वैल्यू आपको 1 रख के दिखा देता हूं कि कंपाउंड बनेगा तो कैसा बनेगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो C1, और यहां पर 2 1 2 + 2 4, यानी C1H4 या CH4 आप इसे कह सकते हैं। अब इसकी नेमिंग के लिए आपको एक एस्पेक्ट और समझना होगा, जो है नंबर ऑफ कार्बन्स। तो नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए हम यूज करते हैं ये वाली काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन और डेक। ये काउंटिंग है, ये थोड़ी साइंटिफिक काउंटिंग है, हमारी 1 2 नहीं, बट उसके जैसी ही है। अगर एक कहीं आपको कार्बन मिलता है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले आपने गिनने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो अगर एक कार्बन मिलता है तो आपको मैथ लगाना है, प्रीफिक्स। 2 मिलते हैं तो एथ लगाना है, 3 मिलते हैं तो प्रोप लगाना है, 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, इसी तरह से हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन और डेक। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कीजिए जल्दी से। मैथ फॉर 1, एथ फॉर 2, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नन एंड डेक। ये काउंटिंग है। ये सबसे पहले आपको कार्बन काउंट कर लेने हैं। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो कार्बन कितना है, 1। तो कार्बन 1 है तो मैथ लगेगा METH। ये हो गया इसका प्रीफिक्स। और ग्रुप सफिक्स की बात करूं तो एल्केन ग्रुप का सफिक्स है ANE, तो मैं लगा देता हूं ANE। तो ये बन गया आपका मीथेन, जो कि आपका एल्केन ग्रुप का सबसे पहला कंपाउंड है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर H की जगह N की जगह पर 2 रखेंगे तो C2 और H2 2 4 + 6, यानी C2H6 बन जाएगा। और जिसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, 2 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। और इसकी वैलेंसी भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि कार्बन जो है वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए, तो एक कार्बन के साथ और बचे हुए 3 हाइड्रोजन के साथ। सिमिलर फॉर दिस कार्बन, एक इस कार्बन के साथ और बचे हुए 3 हाइड्रोजन के साथ। और इसकी नेमिंग की मैं बात करूं तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। और क्योंकि ग्रुप सफिक्स इसका एल्केन है तो एथेन ये हो जाएगा, इथेन इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली फॉर ग्रुप ऑफ आर एल्कीन्स, अगर एल्कीन ग्रुप की मैं बात करूं, जो आपका ग्रुप है एल्कीन्स का, इसके अंदर भी सेम ही है। इसका जो ग्रुप सफिक्स है वो ENE है, और आपने नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, मान लीजिए आप N की जगह पर 3 रख देते हैं, तो यहाँ C3 और यहाँ 3 2 6, तो C3H6 हो जाएगा। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए कोशिश करें तो 1 2 3 कार्बन, और इस पर हाइड्रोजन अब आपने लगाने हैं 1 2 3 4 नहीं, 4 यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको। देखिए यहाँ पर बॉन्ड जो बने हैं वो इस कार्बन के ऑलरेडी 2 इधर, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो एक हाइड्रोजन लगाना होगा। और यहाँ पर 1 2 और 3 हाइड्रोजन। ये आपका C3H6 का स्ट्रक्चर है। अब इसकी नेमिंग देखते हैं तो C3 के लिए आप क्या लिखते हैं, प्रोप, और ग्रुप का सफिक्स क्या है, इन। तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, ग्रुप का कंपाउंड इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। तो और क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, क्योंकि ग्रुप इसका एल्कीन का ग्रुप जो है डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, ये ग्रुप डबल बॉन्ड का है। एल्काइन जो ग्रुप है ये ट्रिपल बॉन्ड का है। तो अगर इसका मतलब ये नहीं है कि डबल बॉन्ड का है तो सारे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे, सिर्फ एक डबल बॉन्ड भी होगा तब भी सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये इनकी नेमिंग हो जाती है। सिमिलरली फॉर एल्काइंस, एल्काइन के लिए आप CnH2n-2, अगर इसमें
इसकी एक स्पेशलिटी है, एक एक्सेप्शन है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक्सेप्शन क्या है कि इसमें अगर कार्बन 1 रखूं मैं मैथ और ग्रुप सफिक्स लगाऊं आइन, तो मैथाइन जो है, मिथाइन जो है, जो सबसे पहला इसका मेंबर है ग्रुप का, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एक्चुअली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, आप यहां पर वैल्यू रखकर देख लीजिए फॉर्मूला में। आप यहां पर रखेंगे सी की जगह पर 1 और यहां पर भी रखेंगे 2 1 2 -2 यानी C1H0, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 0। तो अगर 0 हाइड्रोजन होंगे तो कार्बन की चारों वैलेंसीज कैसे सेटिस्फाई होंगी, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जो मिथाइन है वो आपका एक्सेप्शन है फॉर दिस क्लास, ठीक है। मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर के अंदर। ये आपकी जो है, इसी के साथ हमने काफी ज्यादा थोड़ा सा हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया है। जनरली नोमेनक्लेचर जो है उसमें आप यही देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। और आप देख लीजिए, सबसे पहले आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये नंबरिंग जो है कार्बन की, ये मैं लिखी छोड़ देता हूं क्योंकि इसका काम आपको अभी आगे भी पढ़ने वाला है। अभी थोड़े से फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर मैं बात करता हूं, उससे पहले एक टॉपिक है छोटा सा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो यानी कि जिन ऐसे दो मतलब कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर तो सेम हो, उनका स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, उनके नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन्स हैं, या जो भी उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनका नंबर सेम रहे, सिर्फ चेंज क्या हो, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो, द वे ऑफ अरेंजमेंट चेंजेस। तो यहां पर आप लिख सकते हैं अरेंजमेंट चेंजेस। चेंज किस में मिलेगा, सिर्फ अरेंजमेंट के अंदर मिलेगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं, अभी आपने ग्रुप जो मैं बताता हूं, कम से कम मिनिमम 4 कार्बन आपको देखने पड़ेंगे, 4 कार्बन की चेंज के लिए रिक्वायर्ड होगी। ये क्या बन गया आपका, मिथ इथ प्रो ब्यूट, यानी ब्यूट इसका ग्रुप प्रीफिक्स हो गया। और अगर क्योंकि मैंने सारे सिंगल बॉन्ड लिए हैं, तो ये कौन से ग्रुप का कंपाउंड हो जाएगा, एल्केन ग्रुप का, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, अगर आपने हाइड्रोजन लगा देने हैं तो हाइड्रोजन लगाकर आप वैलेंसी पूरी कर सकते हैं इसकी। C4H10 ये आपका बन गया है C4H10। अब ये तो हुआ इसका एक पॉसिबल स्ट्रक्चर। इसके अलावा मैं इसके और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी बना सकता हूं, जैसे कि ये वाला। यहां पर आप देख लीजिए, ये कार्बन है, इसका एक ही बॉन्ड है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इसका भी एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, इसके 1 2 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं तो 1 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अभी आप अगर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो चेंज किसके अंदर आया है, सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर। और किसी के अंदर नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट्स हैं उसके नंबर के अंदर या एटम्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। द चेंज इज ओनली इन द स्ट्रक्चर ओनली। तो इनको आप बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। The next topic is functional groups. अगला टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपने बात करनी है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन मिलेंगे तो हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन्स बनेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन्स, और सिमिलरली अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइंस बनेंगे। उसी वे में हमने कुछ क्लासेस डिवाइड कर रखी हैं कि अगर हमारे पास किसी कार्बन के कंपाउंड में क्लोरीन या ब्रोमीन लगा मिलेगा, या फिर आयोडीन फ्लोरीन भी हो सकते हैं, तो मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, तो उस ग्रुप का नाम होगा हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्यों, क्योंकि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। जो कार्बन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं आपके हेलोजेंस हैं, और ये जब एल्केन्स के साथ जुड़ेंगे तो हेलो एल्केन्स बनेंगे। ठीक है, और इसका ग्रुप का सफिक्स नहीं लगता, इसमें प्रीफिक्स लगता है।
प्रीफिक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट यूज्ड। अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और अकॉर्डिंगली मान लीजिए क्लोरो और ब्रोमो। ये फर्स्ट वन है, इसके बाद सेकंड, ठीक है, ये फर्स्ट वन है। इसके बाद सेकंड की हम बात करूं तो OH, जो कि आपका एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। इसका सफिक्स, अभी क्योंकि हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस में लास्ट के तीन वर्ड्स को ही सफिक्स बना रहे थे, यहाँ भी लास्ट के 2 वर्ड ही बनेंगे, यानी ये OL जो है ये सफिक्स बन जाएगा। ये नेमिंग में काम आने वाला है आपके काफी ज्यादा। इसके बाद है CHO। अगर आपको CHO लगा हुआ मिलता है लास्ट में किसी कंपाउंड के, तो आप उसको बोलेंगे एल्डिहाइड। इसके जो शुरू के 2 वर्ड हैं AL, ये सफिक्स बन जाते हैं AL। द फोर्थ वन बीइंग CO, दैट इज कीटोन ग्रुप। अब इसके भी लास्ट के 3 वर्ड्स ONE सफिक्स बन जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और इसके सफिक्स की मैं बात करूं तो ओइक एसिड, वेरी सिमिलर टू द लास्ट वर्ड्स। यहां पर बस L की जगह पर O लगाना है आपने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स बन जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। अभी मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दिया और आपने उसकी नेमिंग करनी है, यहीं से देख के करनी है पहले, तो पहले आप याद अगर नहीं भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेमिंग का जो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल इसका ये है कि आपने गिनने हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले आपने गिनने हैं। मान लीजिए और यहां पर आप हाइड्रोजन लगा देंगे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस कंपाउंड के बारे में कि इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट, तो यानी कि PENT पेंट। और ये जो है आपका डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का ग्रुप कौन सा है आपका एल्कीन। एल्कीन ग्रुप का सफिक्स क्या है ENE, तो आप लिखेंगे पेंटीन, ठीक है। ये हुआ आपका पेंटीन। तो अभी पता चला पेंटीन शैम्पू कैसे बनता है, ठीक है। ये है आपका पेंटीन। तो क्या है इसके अंदर 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, और क्योंकि ये एल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है तो आप इसको क्या बोलेंगे, पेंटीन। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं और थोड़ी सी हम एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। किसकी आपको करनी है, नेमिंग, यानी नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग आपने थोड़ी सी नेमिंग करके दिखानी है। मेरे को बताना है कि जो मैं कंपाउंड्स आपको दूंगा उनके नाम क्या है। नोमेनक्लेचर, फर्स्ट वन ये मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है। लेट अस यूज द ब्लू वन। और इस पर लगा देते हैं हम COOH, लगा चुके हैं CHO। ओके, द फिफ्थ वन इज आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल टू यू और नॉट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लूं। इस पर लगा देते हैं हम क्लोरीन। बाकी सारे जो बाकी वैलेंसीज हैं, यानी कि एक वैलेंसी आपकी कार्बन के बॉन्ड के साथ, एक वैलेंसी क्लोरीन के साथ, और बची हुई 2 हाइड्रोजन के साथ पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपने करनी है मेरे साथ इनकी नेमिंग। सबसे पहला जो कंपाउंड है इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट।
और क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं आपको एल्काइंस के अंदर, और एल्काइन ग्रुप का सफिक्स है आइन यानी YNE, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन के लिए आप लिखते हैं हेक्स, तो प्रीफिक्स हो जाएगा हेक्स। और अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो ये COOH जो है ये आपका किससे आपको मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सिंबल है, तो आप इसको लिखेंगे ओइक एसिड, तो यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हेक्सेन ओइक एसिड, ठीक है, हेक्सेनोइक एसिड, तो ये आपने लिख देना है इसका नाम। इसके बाद 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए आप लिखते हैं ब्यूट, ठीक है। ब्यूट के बाद आपने देखना है इसके अंदर है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी कि ये एल्कीन ग्रुप से, और एल्कीन ग्रुप का सफिक्स है ENE, तो ब्यूटीन। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो 6 के लिए आप लिखते हैं हेक्स। इसके बाद CHO आपको मिला है, CHO मैंने आपको किस ग्रुप से बताया था, CHO का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताइए जल्दी से। CHO का फंक्शनल ग्रुप बताया था कीटोन, ठीक है। CHO कौन से ग्रुप से था आपका, कीटोन ग्रुप से था, तो सॉरी CHO एल्डिहाइड ग्रुप से था, तो एल्डिहाइड ग्रुप से है तो हेक्स तो आपने लिखना ही है। उसके बाद क्या लिखना है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो हेक्सेन, हेक्सेन, और इस हेक्सेन से बस E हटाकर और लगा देना है, क्या लगा देना है, लगा देना है AL, जो आपका ग्रुप का सफिक्स है हेक्सेनल, ठीक है। क्योंकि हेक्सेन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो उसके लिए आपने हेक्सेन लिखा क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और E हटाकर आपने क्या लगा देना है, सिर्फ AL लगा देना है, तो हेक्सेनल बन जाएगा। लास्टली 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। और ब्यूटेन से पहले क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो आप लिखेंगे क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। ये इनकी नेमिंग हो जाती है, नोमेनक्लेचर इतना ही है आपके पास। अगर आप कुछ और एक्सरसाइज थोड़ी सी सोल्व करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी जो है बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नोमेनक्लेचर हमने कर लिया है। इसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज है कि अब किसी भी एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे, किसी एक फंक्शनल ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे, वो क्या क्रिएट करेंगे, एक होमोलोगस सीरीज क्रिएट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं एल्केन ग्रुप की, तो सबसे पहले आपको मिलेगा मीथेन यानी CH4, उसके बाद आपको मिलेगा इथेन यानी C2H6 और C3, इसके बाद नेक्स्ट वन विल बी C3H8 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। ये है आपका एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर आपने क्या डिफरेंस देखा कि इन दो के अंदर क्या डिफरेंस है कि एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन है या 2 कार्बन है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का। यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 4 हाइड्रोजन है और यहाँ 6 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 है, यानी 1 कार्बन का डिफरेंस, और यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। तो ये जो आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये कॉमन है और सिमिलर है, ये आपको हर 2 कंटिन्यूअस एलिमेंट्स के बीच सेम ही मिलेगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। इसको अगर मैं एटॉमिक मास के टर्म्स में बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट्स प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का 2, यानी कि 14 एटॉमिक यूनिट्स, एटॉमिक मास यूनिट्स जो है, इतने का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा किसी भी होमोलोगस सीरीज के 2 मेंबर्स के बीच में। कौन है होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के 2 कंटिन्यूअस मेंबर्स को हम बोलते हैं कि वो क्रिएट करेंगे एक होमोलोगस सीरीज, ठीक है। इधर इट में बी फ्रॉम द ग्रुप ऑफ it may be from alkane, alkene, alkyne, either it will be from carboxylic acid, aldehyde, ketone, किसी भी क्लास से वो हो सकता है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो 14 एटॉमिक मास यूनिट या फिर CH2, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन को CH2, एक CH2 का डिफरेंस होगा किसी भी होमोलोगस सीरीज के 2 मेंबर्स के बीच में। और एक कंडीशन और क्या है कि वो सेम फंक्शनल ग्रुप से होने चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन फॉर द होमोलोगस सीरीज। आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट नोट्स मतलब
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जैसा बड़ा चैप्टर जो कि एटलीस्ट 10 से 12 पेजेस में है आपके एनसीईआरटी में भी, उसको मैं कवर कर दूंगा हार्डली 3 पेजेस के अंदर, ठीक है। तो हार्डली 2 या 3 पेज के नोट होंगे आपके हर चैप्टर के, जो कि आपको एक रिवीजन की तरह से भी, और इवन मैं कहूंगा कि उसके अंदर सारा कंटेंट आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर आप उसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो चैप्टर एटलीस्ट 85 या 90% आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वहां से देख लेना है। इसके अलावा अगर कोई रिव्यू है या कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट या क्वेरी है, तो वो आपने पोस्ट करनी है कमेंट्स के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।